मेरा नाम सारा है। मेरे 2 बेटे हैं। मैं अपने दोनों बेटों और अपने शौहर के साथ ऑस्ट्रेलिया में अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता है। दिल में अजीब सी घबराहट होती है, क्योंकि मैं अपने साथ हुए उस हादसे को भुला नहीं पाई। लगता है जैसे मेरे साथ हुआ वो वाक़या आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। मैं उस मंज़र को कभी अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाई। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह भी कांप जाती है, जबकि उस बात को इतने साल गुजर गए। मैं उस दिन सुबह सुबह बहुत बिजी थी। सारा दिन पैकिंग करने में ही निकल गया। शाम हो गई। रेहान भी ऑफिस से वापस आ गए। उनको देखकर मैं बोली, अरे आज आप जल्दी आ गए। उन्होंने कहा, मैं तो वक्त पर ही वापस आया हूँ, शायद तुम अपना काम अभी तक ख़त्म नहीं कर पाई। मैंने कहा, आप सही कह रहे हैं, आज तो वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन सारी तैयारियां हो गईं। मैंने सारा सामान पैक कर लिया। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ये कहते हुए मैं किचन में चली आई और चाय बनाने लगी। उसके बाद मैं चाय लेकर लिविंग रूम में आई। रेहान सोफे पर बैठे थे। मेरे हाथ से चाय का कप लेते हुए बोले, रात की फ्लाइट है, हम लोग डिनर के बाद यहाँ से निकल लेंगे। हाँ ठीक है रेहान, लेकिन चलो पहले मार्केट चलते हैं। हमें उन लोगों के लिए कुछ तोहफे भी तो लेने हैं, और खाना भी बाहर रेस्टोरेंट से ही खाकर आ जाएंगे। वैसे भी आज सारा दिन काम करके मैं थक गई। अच्छा ये बताओ, हम वहाँ कितने दिन रुकेंगे? रेहान बीच में ही मेरी बात में दखल देते हुए बोले, अरे अभी तो हम वहाँ पहुँचे भी नहीं और तुम्हें वापस आने की फिक्र होने लगी। वैसे भी हम लोग कितने दिन बाद वहाँ जा रहे हैं, कुछ दिन तो रुकना ही पड़ेगा। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हारी छुट्टियाँ खत्म होने से पहले हमें वापस आना होगा। हाँ हाँ ठीक है, आ जाएंगे। अब मार्केट चलो, वरना लेट हो जाएंगे। मार्केट से शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर वापस आए और फिर टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। मैं शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल जा रही थी। अभी तक रेहान के माँ बाप को सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा था। उनकी अम्मी बहुत कम बात करती, ज्यादातर खामोश ही रहती, और अब्बा थोड़े सख्त मिजाज के लगते। वैसे हमें शादी के फौरन बाद ही वहाँ जाना था, लेकिन तब रेहान को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई। अब 3 महीने बाद हम वहाँ जा रहे हैं। कुछ साल पहले रेहान अपने मुल्क से यहाँ पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे, लेकिन पढ़ाई मुकम्मल हो जाने के बाद उन्होंने यहीं पर जॉब कर ली। मेरी मुलाकात उनसे कॉलेज में हुई थी। शुरू के कुछ सालों में हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और हम दोनों ने शादी का फैसला ले लिया। रेहान मेरे पापा को पसंद थे, इसलिए उन्हें हमारे फैसले से कोई एतराज़ ना था। मेरे पापा भी यहीं एक कंपनी में जॉब करते थे। वो कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया आए थे, जब मैं बहुत छोटी थी। मेरी परवरिश इसी मुल्क में हुई। हमारी शादी में रेहान के माँ बाप शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो फ्लाइट में सफ़र नहीं कर सकती। बहरहाल लंबा सफ़र ख़त्म होने के बाद हम लोग उनके शहर पहुँच गए। वहाँ ड्राइवर हमारा इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों कार में बैठ गए। मैं कार की विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। वो एक पहाड़ी इलाका था। बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। रेहान ने बताया, उनके दादा ज़मींदार थे, इसलिए उनकी बहुत बड़ी हवेली है जो शहर से दूर है। कुछ देर बाद हम लोग हवेली पहुंच गए। मैं कार से नीचे उतरी। मैंने पहली बार इतनी बड़ी हवेली देखी थी। मैं हैरत से हवेली की तरफ देख रही थी। तभी रेहान ने मेरे पास आकर कहा, आओ अंदर चलें। मैं उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। हवेली के गेट पर कुछ लोगों ने फूलों की माला से हमारा इस्तकबाल किया। रेहान ने वहाँ खड़ी एक ज़ईफ औरत का तारुफ करवाते हुए कहा, ये बड़ी बी हैं, इनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना। इन्होंने बचपन से मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया है। बड़ी बी ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया और मेरे दोनों हाथों को चूमते हुए बोली, बहू बेगम, आपने बहुत इंतज़ार करवाया। ये कहते हुए वो मुझे अपने साथ अंदर ले आईं। बाकी सारे लोग अपने काम में बिजी हो गए। शायद वो सब घर के मुलाजिम थे। मेरी नज़र 2 औरतों पर पड़ी। वो मेरी तरफ देखकर एक दूसरे के कान में फुसफुसा रही थीं और फिर हंस रही थीं। ना जाने वो मेरे बारे में क्या बात कर रही थीं। मैं लिविंग रूम में बैठी ऊपर बड़े से झूमर की तरफ देख रही थी। वो बहुत पुराना और बहुत बड़ा था। बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर लजीज पकवान रखे थे। रेहान के वालिद के बात करने का अंदाज बहुत रौबीला और संजीदा था।
कुछ देर बाद मैं रेहान की अम्मी से मिलने उनके कमरे में गई। वो बेड पर लेटी थीं। उनके पास बैठकर मैंने उनका हाथ पकड़कर उनकी खैरियत पूछी। उन्होंने बस एक मुस्कुराहट के साथ मेरी बात का जवाब देते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरा। फिर रेहान मुझे अपने कमरे में ले आए। हमारा सामान वहाँ पहले ही आ चुका था। तुम कपड़े चेंज कर लो और चाहो तो कुछ देर आराम कर लो, इतनी लंबे सफर से थक गई होगी। ये कहते हुए उन्होंने कमरे की खिड़की खोली। बाहर का नज़ारा बहुत हसीन था। दूर तक हरियाली, ऊंचे ऊंचे चेदार के दरख्त, चिड़ियों का शोर। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, रेहान, आपने कभी नहीं बताया कि आपका घर इतना बड़ा है। ऐसी हवेली तो बस मैंने मूवीज में ही देखी है। चलो अब तो तुमने खुद देख लिया, अब जाओ चेंज कर लो। उसके बाद कुछ देर तक मैं और रेहान बेड पर लेटकर बातें करते रहे। वो मुझे हवेली के और वहाँ के लोगों के बारे में बताते रहे, लेकिन मेरी आंख लग गई। मैं सो गई। ना जाने कितनी देर सोई। जब आंख खुली तो रेहान वहाँ नहीं थे। मैं आंख मलते हुए बेड से उठी और खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ देखने लगी। दिन ढलने लगा था, सूरज डूब रहा था। परिंदों की आवाज से यूं गुमा हो रहा था मानो सब अपने घर वापस लौट रहे हों। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं सोच रही थी, यहाँ की शाम कितनी सुहानी होती है। तभी मैंने वहाँ दूर पर रेहान को जाते हुए देखा। वो उधर कहाँ जा रहे हैं? पहले सोचा आवाज दूं, फिर सोचा वो काफी दूर हैं, मेरी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए मैं दोबारा आकर बेड पर बैठ गई। तभी कमरे का दरवाजा खुला और रेहान अंदर आए। मैंने हैरत से पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? जल्दी से क्या मतलब तुम्हारा? ये कहते हुए रेहान मेरे पास आकर बैठ गए, लेकिन मैं अभी भी सवालिया नजरों से उनकी तरफ देख रही थी। वो बोले, हो क्या गया है तुम्हें? ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कहा, अभी मैंने खिड़की से आपको बाहर देखा, आप काफी दूर थे, फिर अचानक से इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गए? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो अम्मी से बात कर रहा था, तुम सो गई थी तो मैं उनके पास चला गया, अभी सीधे उन्हीं के कमरे से आ रहा हूँ। मेरा सिर घूमने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोले, तुम शायद नींद में होगी, अब इतना मत सोचो। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है ये मेरा वहम हो। एक्चुअली मैं सोकर उठी थी, इसलिए ऐसा लगा होगा। उस रात मैंने देखा एक बड़ा सा दरवाजा जिस पर खूबसूरत नक्काशी थी, उसको अंदर से कोई जोर जोर से ठोक रहा है। मैंने पूछा, कौन है अंदर? रेहान की आवाज आई, सारा मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कैद हूँ। उनकी आवाज सुनते ही मैंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन रेहान को अपने सामने लहूलुहान खड़ा देखकर मैं चीख पड़ी और मेरी नींद टूट गई। मेरी चीख सुनकर रेहान भी उठ गए। जब मैंने उन्हें सही सलामत देखा तो उनसे लिपट कर रोने लगी। क्या हुआ सारा, कोई ख्वाब देखा क्या? मैंने रोते हुए उन्हें अपना ख्वाब बताया। वो बोले, इतना परेशान क्यों हो रही हो, वो सिर्फ एक ख्वाब था। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद रेहान कुछ काम से हवेली के बाहर चले गए। बड़ी बी ने मुझसे कहा, आओ बहू बेगम, मैं आपको हवेली दिखाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद भी इसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये कहते हुए मैं उनके साथ चल पड़ी। बड़े बड़े हवादार कमरे, रंग बिरंगे शीशे वाली गोल खिड़कियाँ और उनके आगे बड़े बड़े बरामदे। हवेली खासी पुरानी थी, लेकिन उससे बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया था। एक कमरे के सामने से जब मैं गुजरी तो उस पर ताला लगा देखकर बड़ी बी से पूछा, इस कमरे में क्या है? वो बोली, कुछ नहीं, ये ऐसे ही खाली पड़ा है, इसलिए ये हमेशा बंद ही रहता है। लेकिन वो दरवाजा देखकर मुझे याद आया, ये तो वही दरवाजा है जो मैंने ख्वाब में देखा था। उस वक्त मेरे माथे से पसीना बहने के साथ मेरा सारा बदन ठंडा पड़ गया। मैं वहाँ खड़ी मुसलसल दरवाजे को घूरे जा रही थी। तभी बड़ी बी ने आवाज देते हुए कहा, वहाँ क्यों रुक गई बहू बेगम, यहाँ आइए। हवेली देखने के बाद मैं बालकनी में झूले पर बैठकर किताब पढ़ने लगी। तभी पीछे से रेहान ने बड़े प्यार से मेरी गर्दन पर हाथ फेरते हुए धीरे से चूमा। मैंने शर्माते हुए पीछे पलटकर कहा, आ गए आप? लेकिन पीछे कोई नहीं था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने खुद उनके हाथों को महसूस किया था, उनकी सांसें अपने कान के पास महसूस की थी। ये कैसे हो सकता था? अगर यहाँ कोई नहीं है तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा था जैसे रेहान ने मुझे छुआ? डर की वजह से मेरी हालत खराब हो गई। मैं भागकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी एक मुलाजिमा मुझसे टकरा गई। उसने पूछा, क्या हो गया, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं?
बिना उसकी बात का जवाब दिए मैं भागती हुई अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सारा वक्त मैं डरी सहमी कमरे में बेड पर बैठी रही। जब रेहान ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए मुझे आवाज़ दी तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और उनसे लिपट गई। अरे क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने रेहान को सारी बात बता दी और उसे से उनकी तरफ देखते हुए कहा, अब इस बार आप ये ना कहिएगा कि ये मेरा वहम है। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा, और हंसकर कहा, लेकिन तुम ये बात किसी और को मत बताना, वरना लोग मेरी बीवी को पागल समझेंगे। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। मुझे मालूम है तुम मुझे मिस कर रही थी, इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे। मेरी गैर मौजूदगी में भी मुझे ही इमेजिन कर रही थी। मैंने उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, प्लीज रेहान, समझने की कोशिश कीजिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? एक रात जब मैं सो रही थी, रेहान भी मेरे साथ ही लेटे थे। मैं दूसरी जानिब करवट लेकर लेटी थी। उन्होंने पीछे से अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। मैं भी नींद में उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर बेसुध सोती रही। कमरे में हल्की रोशनी थी। तभी सामने वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। उसकी आहट से मेरी आँख खुल गई। लेकिन जब मैंने रेहान को वॉशरूम से बाहर निकलते देखा तो मेरी सांसें थम गईं। मेरा बदन लकड़ी की तरह सख्त हो गया। जब रेहान पास आए तो मेरी शक्ल देखकर बोले, अरे यार सारा, तुम मुझे डरा देती हो। कोई भूत देख लिया क्या? ऐसे आंखें फाड़कर क्यों देख रही हो? मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बमशक्कत में बोली, मेरे पीछे कोई है, मेरे ऊपर किसी का हाथ रखा है। ये क्या बोल रही हो? उन्होंने लाइट ऑन करते हुए कहा। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जगह पर जम गई थी। रेहान ने सहारा देकर मुझे उठाया। मेरा पूरा बदन पसीने से तर था। उन्होंने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर मेरे हाथ में देते हुए कहा, क्या हो जाता है तुम्हें? एक बार फिर मैं उनको अपनी बात समझाने में नाकामयाब रही। लेकिन अगले 2 दिन तक मैंने रेहान को कहीं भी नहीं जाने दिया। हर वक्त उनके साथ ही रहती। वैसे भी हवेली इतनी बड़ी थी और उसमें गिनती के कुछ ही नौकर थे। रेहान के अब्बा से मेरी खासी बात नहीं होती थी और उनकी अम्मी बीमार होने की वजह से सारा दिन अपने कमरे में बेड पर लेटी रहती थी। एक नर्स पूरा वक्त उनकी खिदमत में लगी रहती। मैं भी दिन में कुछ वक्त उनके साथ गुजारती। अगली सुबह रेहान मेरे पास आए और बोले, मुझे 2 दिन के लिए टीकमगढ़ जाना है। दरअसल हमारी ज़मीन है वहाँ, उसी सिलसिले में वकील से मिलना है। अब्बा चाहते हैं मैं वहाँ जाऊँ। मैंने परेशान होकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं रेहान? आप जानते हैं आपके बगैर मैं इस हवेली में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। प्लीज़ आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाइए। तुम अकेली कहाँ हो सारा? कितने लोग हैं यहाँ? आई एम सॉरी सारा, मुझे जाना ही पड़ेगा। बस 2 दिन की ही तो बात है, इतना परेशान मत हो। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तुम सूटकेस पैक करने में मेरी मदद कर दो, मुझे अभी निकलना है। रेहान के जाने के बाद मैं सारा दिन कमरे में बंद रही। मेरी बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। खाना भी मैंने अपने कमरे में ही मंगवा लिया। ना जाने क्यों उस हवेली का खौफ मेरे दिल में बैठ गया था। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो देखा रेहान मेरे सामने खड़े थे। उनको देखकर मैं खुश हो गई। अरे, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, आज ही वापस आ गए। हाँ, जल्दी काम खत्म हो गया तो मैं वापस आ गया। अपनी खूबसूरत बीवी को यहाँ छोड़कर मैं वहाँ रुककर क्या करता? उन्होंने अपना कोट उतारते हुए कहा, ओहो, इतनी फिक्र है मेरी, तो मुझे छोड़कर ही क्यों गए थे? रेहान ने मुझे बाहों में जकड़ते हुए कहा, इसीलिए तो जल्दी से वापस आ गया। अब इस शहर से तो क्या, इस कमरे से भी बाहर नहीं जाऊंगा। आज बड़े रोमांटिक मूड में हो। ऐसा कहकर मैं भी शर्माकर उनकी बाहों में सिमट गई। सारी रात रेहान ने मुझे सोने नहीं दिया, जैसे वो अपनी सारी जिंदगी की मोहब्बत उस एक रात में मुझ पर लुटा देना चाहते थे। पूरी रात कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला, लेकिन सुबह होते होते मेरी आंख लग गई। फिर जोर जोर से दरवाज़ा खटकने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा रेहान बेड पर नहीं थे। मेरा सिर दर्द से फट रहा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। बड़ी भी सामने खड़ी थी। बहू बेगम, क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई? आज आप नाश्ता करने भी नहीं आई? अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, शायद आज मैं ज़्यादा देर तक सोती रही। बड़ी भी, आप मेरा नाश्ता यहीं ले आइए और साथ में सिर दर्द की एक टैबलेट भी लेती आना। ना जाने क्यों मेरा सिर भारी हो रहा है। कुछ देर बाद
बड़ी भी नाश्ता दे गई और साथ में टैबलेट भी। मैं फ्रेश होकर बैठकर नाश्ता करने लगी, पर मेरे जहन में बार बार यही बात घूम रही थी कि रेहान सुबह सुबह कहाँ चले गए, वो भी मुझे बिना बताए। नाश्ता करने के बाद मैं कुछ देर खिड़की के पास बैठकर बाहर की तरफ देखती रही, फिर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और कुछ देर रेहान की अम्मी के पास बैठकर उनसे बातें करती रही। वो खुद तो खामोश रहती थी, लेकिन मेरी बातें बहुत गौर से सुनती थीं। उसके बाद मैं बाहर गार्डन में टहलते हुए रेहान का इंतजार करने लगी, फिर लिविंग रूम में आकर बैठ गई। सारा दिन गुजर गया। मैंने बड़ी बी से पूछा, आपने रेहान को देखा? वो तो आज खाना खाने के वक्त भी नहीं आए। अरे बहू बेगम, वो तो शाम को आएंगे, आप परेशान ना हो, अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई और सो गई। जब आँख खुली तो शाम हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था, खिड़की के बाहर अंधेरा बिखरा था। मैं बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। जब वॉशरूम से बाहर निकली तो रेहान को कमरे में अंदर आते देखकर मैंने गुस्से से पूछा, कहाँ चले गए थे आप? अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं बिना बताए गया था। पहले ये बताइए, आपने फिर से सूट क्यों पहन लिया? क्या फिर से कहीं जाने का इरादा है? अरे बाबा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, उन्होंने अपना कोट उतारते हुए कहा। अभी तो आया हूँ, मुझे एक अच्छी सी झप्पी देने की जगह तुम सवाल पर सवाल किए जा रही हो। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती, आज सारा दिन आपकी वजह से मैं परेशान रही। वो मेरा हाथ पकड़कर बेड पर लेटते हुए बोले, बहुत थक गया हूँ मेरी जान, गुस्से से नहीं, प्यार से मेरी थकावट दूर करो। मैंने कहा, ओहो, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं, पहले कपड़े तो बदल लीजिए। उन्होंने शरारत भरे अंदाज में कहा, कपड़े बदलने नहीं, उतारने हैं, और मुझे अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया। सुबह आँख खुली तो रेहान अपनी उंगलियां धीरे धीरे मेरे बालों में घुमा रहे थे। मैंने कहा, एक बात बताइए, ऐसा क्या है टीकमगढ़ की हवा में जो आपके सिर से प्यार का भूत उतर ही नहीं रहा? जब से वहां से वापस आए हैं आप कुछ ज्यादा ही मूड में हैं। अरे इतना तो हक बनता है मेरा, 2 दिन बाद अपनी बीवी से मिला हूँ, तुम क्या जानो ये 2 दिन तुम्हारे बगैर मैंने कैसे गुजारे। उनकी बात सुनकर मैं उठकर बैठ गई और हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। लेकिन खुशी इस बात की है कि जिस काम से मैं गया था वो काम हो गया। अच्छा ही हुआ जो मैं चला गया, अब दोबारा पता नहीं यहाँ कब आना होगा। रेहान बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा बदन सुन पड़ चुका था, सांसें थमने लगी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, शायद मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने कमरे से डॉक्टर और बड़ी बी को बाहर जाते देखा। रेहान मेरे पास मेरा हाथ पकड़कर बैठे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ था मुझे? वो मुस्कुराकर बोले, कुछ नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, मैं बाप बनने वाला हूँ। ये सुनकर खुशी तो मुझे भी हुई, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे। कुछ देर के बाद मैं बड़ी बी के पास गई और मैंने उनसे पूछा, बड़ी बी, आप यहाँ कब से हैं? एक लंबी सांस लेते हुए वो बोली, कई बरस हो गए, रेहान बाबा 3 साल के थे तब मैं यहाँ आई थी, तब से यहीं पर हूँ। बड़े साहब और बेगम साहिबा बहुत अच्छी हैं, उन लोगों ने मुझे कभी पराया नहीं समझा। मैंने भी अपनी सारी उम्र इस हवेली के नाम कर दी। तभी मैंने उनकी बात में दखल देते हुए पूछा, अम्मी को कौन सी बीमारी है? वो हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हैं? वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो तो बहुत खुश मिजाज थे, लेकिन छोटे बाबा के जाने के बाद उन्हें सदमा लग गया, तब से वो गुमसुम रहने लगी। छोटे बाबा, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? क्या रेहान के कोई छोटे भाई भी थे? मेरे ऐसा कहते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोली, बेगम साहिबा की दवा का वक्त हो गया, मैं जाती हूँ। लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं बड़ी बी, आप ऐसे नहीं जा सकती, आपको बताना ही होगा, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। मुझे मालूम है कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे जहन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब आप ही के पास हैं। कैसे सवाल? ये आप क्या कह रही हैं? आखिर आप क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कमरा बंद क्यों रहता है, आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में? कुछ नहीं है, वो सब आप नहीं जाने तो ही बेहतर होगा। नहीं, मुझे जानना है बड़ी बी, जो बात इतने सालों से मेरी जबान पर नहीं आई, आप क्यों उसके लिए मुझे मजबूर कर रही हैं बहू बेगम?
नहीं बड़ी बी, मैं आपको मजबूर नहीं कर रही, बल्कि मैं तो खुद बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ। आप नहीं जानती क्या हुआ है मेरे साथ। बड़ी बी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? नहीं, पहले आप मुझे उस कमरे का राज बताइए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। उन्होंने दर्द भरे लहजे में कहा, वो कमरा इसलिए बंद रहता है क्योंकि वहीं पर छोटे बाबा ने खुदकुशी की थी। क्या? खुदकुशी? लेकिन क्यों? क्या हुआ था? आप मुझे पूरी बात तफसील से बताइए। दरअसल छोटे बाबा को एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की नीचे कुनबे की थी, इसलिए बड़े साहब ने उन्हें शादी की इजाज़त नहीं दी और उस लड़की को उसके माँ बाप के साथ कहीं दूर दूसरे इलाके में भिजवा दिया ताकि छोटे बाबा कभी उस तक ना पहुँच पाए। लेकिन वो उससे इतनी मोहब्बत करते थे कि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए। और एक सुबह जब मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो उनकी लाश छत से झूल रही थी। उस दिन बेगम साहिबा को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। वो जिंदा तो हैं, लेकिन उनका दिल मुर्दा हो चुका है। उसके बाद से इस हवेली में सन्नाटा छा गया। छोटे बाबा क्या गए, अपने साथ इस हवेली की खुशियाँ भी ले गए। मैंने उनसे पूछा, वो कैसे दिखते थे? मैंने हवेली में कहीं उनकी फ़ोटो भी नहीं देखी। वो सब बड़े साहब ने हटवा दी, लेकिन रेहान बाबा को देखो या उनको, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे, एक ही कद काठी। जुड़वा भाई थे ना, लेकिन दोनों के नसीब एक जैसे नहीं थे। इतनी कम उम्र में छोटे बाबा हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। बड़ी बी की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपना सिर पकड़कर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं लड़खड़ाते कदमों से चली जा रही थी और अभी तक जो भी मेरे साथ हुआ था वो सब मेरी नज़रों के आगे घूमने लगा। लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। जब भी मैंने रेहान को देखा, वो रेहान नहीं, उनके छोटे भाई की रूह थी। इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था, मैंने सच में उसे देखा था। क्योंकि वो रेहान का जुड़वा भाई है, इसीलिए मुझे हमेशा रेहान की शक्ल में नजर आया। इसीलिए मुझे उस दिन रेहान बदले हुए नजर आए। वो जिस तरह से मेरे साथ पेश आए, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इसका मतलब जब रेहान घर से बाहर थे तो मेरे साथ उनके छोटे भाई की रूह थी। उस दिन शाम को जब मैं वॉशरूम से वापस आई तो रेहान आ चुके थे, इसीलिए वो सूट पहने थे और मेरे पूछने पर उन्होंने कहा था कि मैं तो तुम्हें बता कर गया था। उस वक्त मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। वो मेरा वहम नहीं था, वो सच में मेरे साथ था। वो एक छलावा था। उसे अपना शौहर समझकर मैं उसके साथ सोई। ये सब सच कैसे हो सकता है? क्या मैं अभी भी कोई ख्वाब देख रही हूँ? तभी मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं वापस ऑस्ट्रेलिया तो आ गई, लेकिन उन यादों से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाई। कई साल गुजर जाने के बाद भी अक्सर वो बातें मुझे याद आती हैं। एक रूह ने मुझे छुआ था, ये सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।